तो सब्जेक्ट हमारा हो गया माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। क्या क्या हमें कवर करना है सब्जेक्ट में? माइक्रो प्रोसेसर्स में हम लोग पढ़ेंगे 8085 एंड 8086। माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग पढ़ेंगे 8051। ठीक है, तो दो हमारे हो गए माइक्रो प्रोसेसर जो हमें स्टडी करने हैं, एक हो गया माइक्रो कंट्रोलर। अदर देन दिस वी हैव टू कवर सर्टेन पेरिफेरल डिवाइसेस। Peripheral devices. So in these devices we are having 8237 DMA controller. DMA stands for direct memory access. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस है हमारी 8253 या फिर वी कैन से 8254। दिस इज कॉल्ड PIT, प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस हमारी होगी 8255 PPI। दिस इज प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। Then next device is 8259 PIC, programmable interrupt controller, and the last device will be 8251 UART. This stands for Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. So we are going to study total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 devices in this subject, that is microprocessor and microcontroller. Clear? So now 8085 and 8086 हम लोग क्यों ले रहे हैं स्टडी के लिए? क्योंकि जो हमारे रिसेंट एडवांस्ड प्रोसेसर्स हैं उसको स्टडी करना हमारे लिए उतना आसान नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू द कन्वेंशनल वन। तो हमारा जो स्टार्टिंग हुई थी दैट वाज विद 4004, दैट वाज द फर्स्ट प्रोसेसर। आफ्टर दैट okay, we can change the sun, we can make it 5. Then we came to 8008, then it was 8080. After that we discovered 8085. So we study with 8085, that is the part of our syllabus. उसके बाद हम लोग 8086 भी पढ़ेंगे। तो अब इन सभी डिवाइसेस का क्या यूज है थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहला डिवाइस है हमारा 8237 DMA कंट्रोलर। DMA stands for डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सो जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी हमें कुछ भी टास्क करना है प्रोसेसर से, तो व्हाट वी आर डूइंग कि वी आर राइटिंग सर्टेन इंस्ट्रक्शंस इन द मेमोरी एंड वी आर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम इनटू प्रोसेसर। नाउ direct memory access controller will establish a direct communication between the memory and the IO device without the intervention of the processor. So the use of DMA controller is to connect memory and IO device directly without the intervention of microprocessor to speed up the process. तो DMA कंट्रोलर से हम लोग, बात समझ में आ गई ना? डीएमए कंट्रोलर से हम लोग मेमोरी और आईओ डिवाइस को डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे और प्रोसेसर का कंट्रोल उससे हट जाएगा। इसके लिए हम पढ़ेंगे डिटेल में जब आगे हमारे ये आएगा टॉपिक में। नेक्स्ट इज PIT, प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। टाइमर से ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग किसी सिग्नल की बात कर रहे होंगे। तो PIT में 8253 या 54 जो PIT है उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट काइंड के सिग्नल्स को जनरेट कर सकते हैं। कई बार हमारे कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है स्क्वायर वेव की,
या रेक्टेंगुलर वेव की या सिंगल पल्स की. डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स. सो डिफरेंट काइंड की पल्सेस को जनरेट करने के लिए ये है हमारा नेक्स्ट पेरिफेरल डिवाइस, दैट इज PIP. नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस. तो जो भी हम डिवाइसेस लगाते हैं प्रोसेसर से, तो वो सीधे सीधे तो लगा नहीं देंगे. So to connect the devices to the processor, we use programmable peripheral interface. Clear? Then next step, programmable interrupt controller. Interrupt क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे. तो interrupt controller क्या करेगा? Basically to enhance the interrupt handling capacity of a processor. जनरली किसी भी प्रोसेसर में क्या होगा कि प्रोसेसर के अंदर 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमारी हैंडलिंग कैपेसिटी रहती है इंटरप्ट की. और इंटरप्ट हमारे कई टाइप के होते हैं. हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है. तो किस टाइप का हमारा इंटरप्ट है उसके बेसिस पे हमारे पास कैपेबिलिटी रहती है, या तो एक या दो, इस तरीके से कुछ बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ इंटरप्ट की एक्सेसिबिलिटी रहती है. तो प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर के हेल्प से वी कैन एनहांस द इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ ए प्रोसेसर. Next is UART. This is for Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. This is basically used to convert serial communication into parallel and parallel communication into serial. शायद आप लोग उसको सुने भी होंगे. तो इस तरीके की ये हम 5 पेरिफेरल डिवाइसेस पढ़ेंगे. ऑब्वियस सी बात है, जितने हमारे यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं उतने पिन डायग्राम होंगे, उतने ही ब्लॉक डायग्राम होंगे. और जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेसर को पढ़ेंगे या कंट्रोलर को पढ़ेंगे या किसी पेरिफेरल डिवाइस को पढ़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी होंगे. बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें कहां मिलेंगे? यहां मिलेगा, यहां मिलेगा और यहां मिलेगा. तो क्लियर है. इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. बट जब हम बात करें रजिस्टर्स की, कंट्रोल रजिस्टर, कमांड रजिस्टर, इस तरीके के जो भी रजिस्टर्स हैं वो हमारे यहाँ भी कुछ ना कुछ मिलेगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ मिलेगा. इसमें जो हमारे रजिस्टर्स होंगे या इंस्ट्रक्शंस होंगे वो हमारे एग्जीक्यूशन पर्पज से होंगे. इसमें जो हमारे होंगे वो कंट्रोल पर्पज से होंगे. ठीक है. सो अब हम जो है 1 by 1 इसको स्टार्ट करेंगे और हमारा जो भी डिस्कशन रहेगा दैट विल बी इन रेफरेंस टू 8085 माइक्रो प्रोसेसर. आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं. तो अगर हम बात करें किसी भी प्रोसेसर की, so this processor will be having certain input device, it will be having some output device, and it will be having memory. This arrow indicates the way of communicating the data. So here input device will send some data to processor. Processor can send some data to output device, but memory can communicate in both ways. Means either you can process data to memory or you can get the data from memory. So the process of sending data into memory is called writing. Remember it. If you are sending something from processor to memory, that is a writing process. But if you are getting something from memory, that is a reading process. If you are sending something into memory, that is a writing process. If you are reading something from memory, that is a reading process. ठीक है. So getting means reading, sending means writing. तो अब यहाँ पे हमारे 4 टर्म आते हैं इसी के बेसिस पे. ठीक है. एक टर्म होता है मेमोरी रीड, एक होता है मेमोरी राइट, एक होता है आईओ रीड और एक होता है आईओ राइट. दिस इज मेमोरी रीड, this is memory write, this is IO read, this is IO write. IO stands for input output device. So memory read means I am taking something from memory. Memory write means I am sending something into memory. IO read means I am reading something from input device. IO write means I am writing something into output device. So this IO read is basically I read. This IO write is basically O write, but हमने एक टर्म बनाया है IO read और IO write, क्योंकि हम रीड करेंगे तो इनपुट से करेंगे और राइट करेंगे तो आउटपुट में करेंगे. तो ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि अगर प्रोसेसर कुछ लेता है अपने टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए या टू डू समथिंग, अगर प्रोसेसर कुछ लेता है तो दिस इज कॉल्ड रीडिंग
और अगर प्रोसेसर कुछ देता है दैट इज कॉल्ड राइटिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आगे कई जगह आप इसमें फंसेंगे। ठीक है, अब जो भी हमारा ये कम्युनिकेशन है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये ऐसे तो है नहीं कि जो है सिंगल लाइन से कम्युनिकेट हो गए हम, नो, इट इज बेसिकली connected through either address line, data line or control line. So basically in any processor we will talk about three things, that is address bus, data bus and control bus. We will talk about three buses in any processor or any controller. Generally we talk about three things, address bus, data bus and control bus. Address bus is to send the address, data bus is to communicate data and control bus is which kind of task is being executed. Control bus means जैसे हमने ये चार चीजें लिखी हैं, तो control bus will tell whether it is a read operation, whether it is a write operation, whether it is memory operation or whether it is IO operation. In simple terms we can say कि यहाँ पे हमारे चार ऑपरेशन दिख रहे हैं, memory, IO, read and write. तो कौन सा ऑपरेशन है, दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल बस. एड्रेस बस हमारा बताता है कि एड्रेस कौन सा है जहां से हमें कोई डेटा लेना है, और डेटा बस पे हमारा एक्चुअल डेटा कैरी होता है. और ये हमेशा ध्यान रखिए कि एड्रेस बस और डेटा बस हमारी डिपेंडेंट से भी है. जब तक हम एड्रेस नहीं बताएंगे डेटा कहां से आएगा हमें क्या पता. ठीक है, तो एड्रेस बस एंड डेटा बस आर डिपेंडेंट टू ईच अदर. एड्रेस बस हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है. एड्रेस बस जो है ये हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है, और डेटा बस है हमारी ये बाई डायरेक्शनल होती है. हमेशा याद रखिएगा ये चीज, ये कई बार क्वेश्चन आपको मिलता है. एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल एंड डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल. क्लियर. एंड कंट्रोल बस डिपेंड्स कि हमारा क्या सिग्नल्स है. चलिए, तो अब जब हम बात करें, अब जो हमारा प्रोसेसर है उसको डेटा कहां से मिलेगा, या तो इनपुट डिवाइस से या मेमोरी से. प्रोसेसर डेटा देगा तो कहां देगा, या तो मेमोरी में या आउटपुट डिवाइस में. तो थोड़ा सा मेमोरी को एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है, तो जब हम किसी भी मेमोरी की बात करते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं दिस इज ए मेमोरी एंड दिस मेमोरी इज ऑफ 64 KB. Why we have taken 64 KB? Because the capacity of 8085 is 64 KB, and I already told you कि जब भी हम कोई डिस्कशन करेंगे that is in reference to 8085 only. So जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, दिस इज ए 40 पिन IC. इसका 16 बिट का एड्रेस बस है, 8 बिट का डेटा बस है. ठीक है, मेमोरी कैपेसिटी इसकी हो गई 64 KB. ये बताएंगे कैसे हुई है, ये हमने बेसिक टर्म्स लिखे हैं, और भी चीजें हैं आगे पढ़ेंगे तो उसको इंक्लूड कर लेंगे. मेमोरी कैपेसिटी जब भी आप निकालेंगे तो मेमोरी कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन एड्रेस बस. मेमोरी कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन एड्रेस बस, यानी कि मेमोरी कैपेसिटी इज इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस. So 2 की पावर एड्रेस लाइंस कितना है, 16. 2 की पावर 10 से बना k, और 2 की पावर 6 से बना 64. और यहां b कहां से आया, डेटा लाइंस के बेसिस पे. डेटा लाइन कितनी है, 8 बिट. 8 बिट का मतलब क्या होता है, 1 बाइट. 1 बाइट को क्या लिख सकते हैं, b. सो बेसिकली जब आप किसी भी मेमोरी की बात करेंगे, अब बहुत ध्यान से समझना, चाहे हम 64 KB की बात कर रहा हूं, या मैं 1 TB की बात कर रहा हूं, या मैं 1 GB की बात कर रहा हूं, द B indicates that each location can hold only 1 byte data. B indicates, this capital B indicates that each location can hold only 1 byte data. It means अगर मैं यहाँ पे एक मेमोरी बना रहा हूं that is of 1 GB, यहां पर भी जो ये लोकेशंस हैं, या फिर ये 64 KB है, यहां पर ये लोकेशंस हैं, ये जितनी लोकेशन है ये, इन सभी की कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी है, 1 बाइट. इन सभी की कैपेसिटी मैक्सिमम 1 बाइट है. नाउ
अगर हम बाइट की, अब देखिए एक चीज और ऐड कीजिए, जब हम प्रोसेसर्स को पढ़ेंगे तो वी आर हैंडलिंग इन हेक्साडेसिमल्स, वी आर हैंडलिंग इन हेक्साडेसिमल्स, रिमेंबर इट कि वी आर हैंडलिंग इन हेक्साडेसिमल्स। तो अगर मैं यहां 1 बाइट कह रहा हूं, 1 बाइट का मतलब अगर ये सारे मैं क्या कह रहा हूं कि इन सबकी कैपेसिटी कितनी है, 1 बाइट है। अभी हम केवल बाइट की बात कर रहे हैं, इधर की बात मैंने नहीं शुरू की है। तो 1 बाइट है इन सभी की कैपेसिटी। अगर 1 बाइट की बात करें तो कितने 8 बिट होते हैं, 1 बाइट का मतलब 1 बिट होते हैं। तो अगर मान लीजिए यहां मेरा कोई डेटा है, बिट पैटर्न में मेरा कोई डेटा है 10111000, ऐसा कोई डेटा होगा, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 1 बाइट। तो बिट में लिखें तो 8 बिट लिखे जाएंगे, इसको अगर हेक्सा में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, हेक्सा में क्या हो जाएगा, हेक्सा में वी आर कंबाइनिंग 4 है ना। तो दिस विल बिकम, इसको अगर मैं हेक्सा में लिखूंगा तो ये इधर का कितना होगा 2 की पावर 0 1 2 की पावर 1, तो 1 3 8 3 11, 11 का मतलब ए और बी, बी हो गया शायद ना, बी, बी, और ये इधर हो गया 8, बी 8 हुआ। In hexa we are combining 4 bits. Okay, so if we will write in processor or controller, so we are dealing in hexadecimal। तो यहां पर जो हमारा हर एक लोकेशन में डेटा है वो मैक्सिमम हमारा 1 बाइट का हो सकता है, यानी जब हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो मैक्सिमम 2 डिजिट का होगा, हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम 2 डिजिट का होगा, डिजिट कह रहा हूं मैं, और इसके आगे हम लिख रहे हैं h, this h indicates that this is a hexadecimal number। यानी कि if I am writing here 18h, this is fine। If I am writing here 22h, this is fine। It means each location will have 2 digit in hexadecimal। Clear? Any doubt? No। Next, now if we will talk about, अब इसकी हम थोड़ा डिस्कशन इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो इसमें बहुत सारी लोकेशंस होंगी इस तरीके से, हर एक लोकेशन की कैपेसिटी हमने देख लिया कि 1 बाइट होती है, और कितनी लोकेशंस होंगी 2 की पावर 16 लोकेशंस, और हर एक लोकेशन में 8 बिट।